Hello everyone, it's me Prerna Sharma and I am sharing with all of you my first ever SSB experience which was in Gandhinagar. So today I will share about my second day. So basically मैंने आपको ये बताया था अभी तक कि फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया था और डिनर के बाद नेक्स्ट डे क्या स्केड्यूल रहेगा हमारे DMSO सर हम सभी को ये बताएंगे। तो सर ने कहा था कि कुछ बच्चों का कल सुबह इंटरव्यू होगा, कुछ बच्चों का कल सुबह GTO होगा और कुछ बच्चे कल फ्री रहेंगे। तो जितने बच्चे स्क्रीन इन होते हैं उन सभी को एक दिन ज़रूर मिलता है कि वो फ्री होते हैं। 278 बच्चे वहाँ पर आए थे SSB के लिए, जिसमें से 78 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे। इट वॉज अ गुड रेशियो आई थिंक। सो सर ने हमें बताया, जिसमें मुझे ये पता चला कि सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू है। सो जस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 हम सभी का फर्स्ट शिफ्ट में इंटरव्यू था, which was started from 7:30, okay, no 8 AM, yeah 8 AM, और वो लगभग 50 से 60 मिनट का चला था सभी बच्चों का। और उसके बाद फिर दूसरे बैच को ले जाया गया था और जो GTO था वो सुबह 7 बजे शुरू हो गया था सभी बच्चों का, और जो बच्चे फ्री थे वो उस दिन कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। सो जब सुबह सुबह मुझे ये पता चला शाम को कि सुबह सुबह मेरा इंटरव्यू है, तो सर ने मुझे पहले बता दिया था कि आपको एक फ़ाइल सबमिट करनी होगी सुबह। तो उस फाइल में क्या होता है, आपको ना एक फ़ाइल मेंटेन करनी होती है। उस फाइल के ऊपर आपको अपना चेस्ट नंबर लिखना होता है और उसमें आपको अपने सारे रियल डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। आई रिपीट, सारे रियल डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। उसके अंदर कोई कॉपी वगैरह नहीं डालनी होती। वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको डालना है, कि पहले क्या चीज़ डालनी है, फिर सेकंड नंबर पे क्या चीज़ डालनी है। पहले आपको फ़ोटो ID लगानी होती है, उसके बाद फिर आपको अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं फ्रॉम 10 टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने की हुई है, विद योर रियल मार्कशीट्स। और प्रोविजनल मार्कशीट हो सकती है या फिर प्रोविजनल डिग्री हो सकती है, रियल डिग्री जो आपके पास है वो। और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स आप डाल सकते हैं। वो फाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लोज हो जाए, मतलब कि उसके अंदर से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना निकले, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट डे हमारे यहाँ पे 15 बच्चों के इंटरव्यू थे, लगभग 15 से 20 बच्चों के इंटरव्यू थे। तो वो सारी फाइल इकट्ठा होकर के आपके जाने से पहले इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाती है और वो आपकी सारी फाइल्स चेक करते हैं कि इस बच्चे के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। इस तरह से इंटरव्यूअर के पास आपके जाने से पहले आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी। सो आप एक ऐसी फ़ाइल कैरी करना अपने साथ में जिसमें एक चैन हो या फिर कुछ इस तरह से हो कि वो क्लोज हो जाए। सो फर्स्ट डे जो मेरा इंटरव्यू था, तो मैं अपनी फ़ाइल लेके गई थी। सर ने हमारी सबकी फ़ाइल कलेक्ट करी और वो पहुंचा दी। उसके बाद ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, तो हम सबको ले जा करके, मतलब पहले हम 4 बच्चों को ले जाया गया और एक हॉल में बैठा दिया कि यहीं से आपको कॉल करेंगे जो आपको बुलाने आएगा, फिर उसके साथ चले जाना। सो चेस्ट नंबर 7 को बुलाने आए, 8 को, इस तरह से बुलाने आए थे और बच्चे बीच बीच में से थे। उसके बाद लास्ट में मेरे को बुलाने आए थे कि आप भी चलो। मतलब ऐसे था कि 15-15 मिनट पे बुला रहे थे। लगभग वहाँ पर 4 से 5 इंटरव्यूअर थे जो अलग अलग रूम में थे और अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। मेरे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको बताती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेसिक होने वाला है। वो आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको एयरफोर्स के बारे में क्या पता है। कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा इंटरव्यू बहुत ही बेसिक हुआ था। मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड पूछा, पापा मम्मा क्या करते हैं, अम्मा क्या करती हैं, भाई क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे। फिर मैं हॉस्टल में स्टे करती थी ना ग्रेजुएशन के टाइम पे, आई वॉज इन हॉस्टल। सो मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स के बारे में पूछा, रूममेट के बारे में पूछा और रूममेट के साथ कंपेटेबिलिटी कैसी थी। इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे थे। सो मैंने सभी का आंसर दिया था, बट आई मेड अ ब्लंडर इन माई इंटरव्यू। आई थॉट सर ने, सबको पता है कि इंटरव्यू में रैपिड फायर होती हैं। सो पहली बार जब रैपिड फायर हुआ उसमें जस्ट आपका क्वालिफिकेशंस के बारे में एरिया में पूछा था और टीचर्स के बारे में पूछा था कि कौन से टीचर्स आपको पसंद है, कौन से आपको पसंद नहीं है, उनकी क्वालिटीज़ बताइए, और जो पसंद नहीं है वो क्यों पसंद नहीं है इसलिए बताइए। सो सर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। मेरा फर्स्ट रैपिड फायर जो था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। फिर बीच में एक सेकेंड रैपिड फायर आया जिसमें उन्होंने हॉबीज़ वगैरह, इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड और जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इससे रिलेटेड पूछा था। सो मैं अपने रैपिड फायर भूल गई थी। 3-4 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद
लगभग वो आपसे 12 से 13 क्वेश्चन पूछेंगे एक रैपिड फायर के अंदर। सो मैंने सर से बोला सर आई फॉरगॉट। तो सर ने कहा कि याद करने की कोशिश करो। सो मैं 5-10 सेकंड याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को याद नहीं आया। सो मैंने सर से दोबारा से कहा सर आई फॉरगॉट ऑल द क्वेश्चंस। सो सर ने मेरे को दोबारा से बता दिया। मैंने फिर उनका आंसर दे दिया। जब थर्ड रैपिड फायर हुआ, लाइक कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछते हैं, उसके बाद फिर एक और रैपिड फायर होता है। तो जब थर्ड रैपिड फायर हुआ था, सो सर ने उसमें दोबारा से क्वेश्चन पूछे एंड मैंने 1-2 या 3 क्वेश्चन बताए और फिर से मैं भूल गई। सो मैंने सर से कहा सर आई फॉरगॉट। सर भी लाइक याद करो, मैंने अभी तो बताया था आपको। फिर मैंने कहा सर आई फॉरगॉट। सर ने फिर मुझसे कहा कि फिर से याद करो। फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद मैंने सर से कहा सर आई फॉरगॉट, आई लिटरली फॉरगॉट। फिर सर ने कहा इट्स ओके चाइल्ड, आई विल टेल यू अगेन। तो सर ने दोबारा से मेरे को क्वेश्चन बताए। उसके बाद फिर मैंने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये ब्लंडर है, बट इट्स नॉट अ ब्लंडर। अगर आप भूल जाते हैं तो बी कॉन्फिडेंट और सर से कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सर हम भूल गए हैं, हमें दोबारा से बताइए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डरेंगे तो इट विल शो यू दैट यू हैव अ कम्युनिकेशन फोबिया लाइक दिस टाइप। सो बी बोल्ड। उसके बाद सर से मतलब मेरा कंप्लीट इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू में कुछ ऐसा उन्होंने नहीं पूछा, करंट अफेयर टाइप में ऐसा कुछ नहीं पूछा। बस ये पूछा था कि आप अपने आप को करंट अफेयर से कैसे अपडेटेड रखते हो। तो मैंने बता दिया था कि सर मैं यूट्यूब से क्लासेस लेती हूँ, जिस टीचर की मैं लेती हूँ मैंने बता दिया था कि मैं ऋचा मैम से पढ़ती हूँ। सो उन्होंने कहा कि अभी करंटली आप उनसे क्या पढ़ के आई हैं, ऐसी कोई एक नेशनल न्यूज़ बताइए। सो मैंने करंटली अभी पढ़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ था 1995 वाला, तो मैंने वो पढ़ा था उनसे, तो मैंने वही बताया उनको। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी एक रूममेट थी उससे भी सर ने सेम क्वेश्चन किया था, बस नेशनल की जगह उन्होंने उससे इंटरनेशनल न्यूज़ पूछी है। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, प्लीज़ फॉलो दिस एडवाइस। इफ़ योर इंटरव्यूअर आस्क एनी काइंड ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ फ्रॉम यू, डू नॉट टेल एनीथिंग विच इज़ नॉट फैमिलियर टू यू, ओके। लाइक आपको ऊपर से वो न्यूज़ पता है तो मत बताना। कोई भी 1 या 2 न्यूज़ ऐसी पढ़ लेना प्लीज़ विद डीप नॉलेज, जिसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि इंटरव्यूअर फिर उस न्यूज़ में से कुछ भी पूछेगा, क्योंकि उसने आपको चॉइस दी है कि आप खुद से बताएं कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो आपने पढ़ी है। तो आप कोई ऐसी न्यूज़ बताइएगा जिसकी आपको कंप्लीटली डीप नॉलेज हो। तो मेरी एक रूममेट से भी इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसने रशिया और यूक्रेन वॉर बोल दिया। अब रशिया और यूक्रेन वॉर डिफेंस से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, तो सर को काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ पे, तो उन्हें इसकी काफ़ी नॉलेज थी। तो सर ने उनसे क्वेश्चंस किए थे लाइक कौन से एयरक्राफ्ट रशिया ने यूज़ किए, कौन से एयरक्राफ्ट यूक्रेन ने यूज़ किए, और यूक्रेन के कौन से एयरक्राफ्ट को गिराया था रशिया के एयरक्राफ्ट ने, और कौन सा एयरक्राफ्ट रसिया ने पहली बार यूज़ किया है इस वॉर के अंदर। लाइक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे एंड शी वाज लिटरली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो इस तरह की कोई न्यूज़ मत बताइएगा। मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल बताया था और मेरे को उसकी कंप्लीट नॉलेज थी। और सर ने पूछा मेरे से कि अच्छा वक्फ अगर अमेंडमेंट बिल है तो ये कभी ना कभी तो आया होगा, तो कब आया है वो बताओ। मैंने बताया था सर 1995 में है। उसके बाद सर ने मेरे से पूछा कि वक्त क्या होता है, तो मैंने कम्प्लीटली बता दिया था कि सर ये एक मुस्लिम बोर्ड होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये भी मैंने उनको बता दिया था, कौन कौन सी कम्युनिटी के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। सो सर ने पूछा कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। सर ने पहले पूछा कि क्या अमेंडमेंट हुए, तो मैंने वो बताया था गवर्नमेंट ने क्या क्या अमेंडमेंट किए हैं। लाइक स्टेट के अंदर अभी ये चीज़ आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे क्राइम टाइप इसके अंदर हो ही रहे हैं, आपको पता ही है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे। तो अब इसे अपने अंडर कर लिया है और इसके लिए अभी पंजीकरण वगैरह भी शुरू हो गए हैं लाइक डेट कुछ। तो सर को मैंने कंप्लीट बताया। तो सर ने मेरे से पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है कि क्या जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है काफ़ी सही किया है। तो मैंने बताया था सर जो अमेंडमेंट हुआ है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इससे क्राइम पर एक हद तक रोक लगेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली रुकेगा, बट एक हद तक रोक लगेगी।
और इसमें पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, लाइक 2010 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। बट इस बार सरकार ने जो है डाटा को कलेक्ट किया है अच्छे से, उसके बाद एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट उन्होंने इसके ऊपर बनाई है। तो ये जो इस बार का अमेंडमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव है। ये सर ने मेरे से पूछा और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे, लाइक आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया और ब्रेकफास्ट कैसा था और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे थे, और फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में वो बात करेंगे। मतलब बहुत ही बेसिक बात करेंगे वो आपसे अगर आप फ्रेशर है, क्योंकि मैं आपको लास्ट पर कंपैरिजन भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बात की है सबसे कि जो बेसिक होते हैं, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं वो और जो रिपीटर होते हैं वो, कि उन दोनों के इंटरव्यू के बीच में क्या डिफरेंस रहा होगा। तो मैंने रिपीटर से भी बात की थी कि उनके इंटरव्यूअर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो बहुत बेसिक इंटरव्यू रहा है बेसिकली। उसके बाद सर ने मेरे से बोला कि आप कैसे कैसे आए हो, मतलब अपने घर से यहाँ तक कैसे आए हो। तो फिर मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे आया। तो मैंने लिटरली ये बोल दिया कि सर मैं ट्रेन से आई थी और ट्रेन से आने के बाद मैं यहाँ पर रुकी। सर ने कहा मेरे को एवरी सिंगल डिटेल बताओ अपनी जर्नी की, कि आपने घर से शुरू कैसे किया, किस टाइम आप निकले हो, किस टाइम आप कहाँ पहुँचे हो, इस तरह से मेरे को एवरी सिंगल डिटेल बताओ। तो फिर मैंने बताया था। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ना ये आएगा, मैं आपको बताती हूँ, आपसे आपका इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। उसके बाद आप जहाँ पे लास्ट करोगे उसी से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था तो उन्होंने यही बताया कि हम जहाँ पर भी लास्ट कर रहे थे वहीं से हमारा क्वेश्चन पुटअप हो रहा था। तो मैंने लास्ट किया था कि मैं मेरठ से हूँ। तो सर ने पूछा था टेल मी अबाउट योर सिटी, हम कहाँ कहाँ पर आपकी सिटी के अंदर विजिट कर सकते हैं, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताओ, और उसका कोई अगर हिस्ट्री रहा हो तो वो बताओ। तो मैंने वही सब बताया था कि जो पहली क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी 1857 वाली, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था, और इसको स्पोर्ट सिटी बोलते हैं, एनसीआर की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लाइक मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके गई थी बहुत अच्छे से, मेरे को पता था कि जिस सिटी से आप आ रहे हो उसके बारे में तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर सर ने मेरे से कहा कि आप एक दिन पहले आ गई थी तो आप कहीं पे घूमने नहीं गए, इस तरह से। मैंने कहा कि सर जब मैं आई थी तो मेरा जो ट्रैवल था वो लाइक 18 to 19 आवर्स का था, एंड आई वाज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, सो आई टेक रेस्ट दैट डे। सर ने फिर इट्स ओके बोला। फिर सर ने कहा कि थैंक यू, आपसे मीट मतलब लाइक ग्लैड टू मीट यू एंड आई हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट योर फैमिली एंड योर सो उसके बाद सर ने कहा यू मे गो नाउ। उसके बाद मैं चली गई वहाँ से, और फिर आते हुए बाहर हमारी फ़ाइल रखी हुई होती है, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो अपनी फ़ाइल उठा करके अपने साथ ले आते हैं जो हमारी सबमिट हुई थी। तो मेरी फ़ाइल बाहर रखी थी, मैं उठा के आ गई। आने के बाद क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तब लगभग 10 बजे हुए थे। जब मैं वापस आई तो वहाँ पर एक छोटा टी ब्रेक होता है ब्रेकफास्ट के बाद में, तो टी ब्रेक चल रहा था। लाइक देयर वर पोटैटो बॉल्स और कॉफ़ी, सो मैंने आकर के वो लिया। उसके बाद हम सभी लोगों ने डिस्कशन किया, मैंने सभी से पूछा, रिपीटर्स से, फ्रेशर्स से। तो जो मेरे साथ स्टे कर रहे थे वो सभी फ्रेशर्स ही थे, तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे एक सिमिलैरिटी लगी, लाइक सभी से सेम क्वेश्चन किए गए थे। जो फ्रेशर्स थे सभी इंटरव्यूअर ने सभी से सेम क्वेश्चन किए थे, बस फ़र्क इतना था कि अगर उन्होंने नेशनल न्यूज़ पूछा है और अगर आपने नेशनल न्यूज़ कुछ अलग बताई है तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो अलग पुटअप कर रहे थे। और कुछ ये भी पूछ रहे थे आपको एयरफोर्स के बारे में क्या पता है। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जो मेरे साथ एक लड़की थी उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने ये बता दिया कि सर आई हैव बेसिक नॉलेज अबाउट एयरफोर्स, लाइक रैंकिंग सिस्टम के बारे में पता है, अवार्ड्स के बारे में या फिर जो चीज़ें इसमें होती है वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप झूठ मत बोलिएगा लाइक कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को एयरक्राफ्ट के बारे में पता है, तो फिर वो जो सामने बैठा है ना उनको आपसे ज़्यादा पता है, क्योंकि वो तो उसमें सर्व कर रहे हैं। तो जितना आपको पता है बस आप उतना ही बताइएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टी ब्रेक के बाद का हमारा पूरा दिन जो था वो खाली था, लाइक उस दिन हमारी अदर एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप पे लॉन्ड्री वाला आता है, अगर आपको अपने कपड़े वगैरह धुलवाने हैं, धुलकर प्रेस करके वो आपको दे के जाएगा। पर क्लॉथ ऐसे 5 to 10 रुपीज़ वो लेते हैं। और कैंटीन है वहाँ पर, कैंटीन में फ़ोन अवेलेबल है और वो आपको चार्जेस लेते हैं लाइक 5 रुपीज़ पर कॉल, और आप अपने घर पे बात कर सकते हैं वहाँ पर कैंटीन में। उसके बाद मोटिवेशन रूम है, मोटिवेशन रूम काफ़ी अच्छा है। जो भी बच्चा गांधीनगर जाएगा प्लीज़ मस्ट विजिट टू द मोटिवेशन रूम, बहुत ही अच्छा है मोटिवेशन रूम। आपको जाने के बाद वहाँ पर सब चीज़ें पता चलेंगी, लाइक हु इज़ द फर्स्ट एयर चीफ ऑफ द डिफेंस एंड टू टिल नाउ
सभी चीज़ें वहाँ पे हैं। इवन वहाँ पर छोटे छोटे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी हेलीकॉप्टर्स, जितने भी हमारे एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इन सभी चीज़ों के छोटे छोटे मॉडल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वर्थ इट है, प्लीज़ विजिट टू द मोटिवेशन रूम। जिम भी है अंदर, अगर कोई बच्चा जिम जाना चाहता है रेगुलर तो वो जा सकता है। वेल मेंटेन जिम है, मैं गई थी, काफ़ी अच्छा है। और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप फ्री हैं तो आप लाइब्रेरी विज़िट कर सकते हैं। सो बेसिकली उस दिन मैंने पहले अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए दिए थे और कुछ कपड़े मेरे पास ऐसे थे जिन पे मुझे प्रेस करनी थी। तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स रूम में प्रेस अवेलेबल है, 2 प्रेस है। अगर आपको लगता है, मतलब आपके अंदर एक डाउट है कि अगर हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं जाते हुए ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो आपके लिए वहाँ पे प्रेस भी अवेलेबल है। और स्पोर्ट्स रूम है, लाइक वहाँ पर आप खेल सकते हैं। टेबल टेनिस है, चेस है, लूडो है, कैरम है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन और क्रिकेट, सब चीज़ें हैं, आप खेल भी सकते हैं वहाँ पे। सो पहले दिन के बाद ये होने के बाद हम लोग फ्री थे। उसके बाद सर ने हमें ये बताया था कि जब सब बच्चों का जीटीओ हो जाएगा, जीटीओ लगभग आपका 12 बजे तक चलता है, 12 साढ़े 12 बजे तक 7 से, क्योंकि अभी गर्मी हो रखी थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि गर्मी में हम सोचते हैं कि आपका जीटीओ सुबह ही कंप्लीट करा दे। तो सुबह 7 बजे शुरू करके वो लोग मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे तक आपका जीटीओ कंप्लीट करा देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू भी आपका 1 बजे तक ही चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी जो फ्री थे वो फ्री थे। तो सर ने बताया था कि आज शाम को आप सभी का फ़ोटोशूट होगा, ग्रुप फ़ोटोशूट होगा। तो मेरा भी, हम सभी को फॉल इन होना था 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे फॉल इन होना था ग्राउंड पे, वो भी अपने फॉर्मल्स पहनकर। तो सर ने ये बताया था कि 25 फ़ोटोग्राफ लेके जाने थे पासपोर्ट साइज़। तो जिसके पास अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं थे तो सर ने कहा था कि जो ग्रुप फ़ोटो के लिए आएगा आप उसी से अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। तो शाम को हमारा फोटोशूट था, तो हम सभी लोग 5:30 बजे के आसपास फॉल इन हो गए थे अपनी फॉर्मल्स के अंदर, फॉर्मल्स पहन के। और उसके बाद हमें फिर एक एक ग्रुप को ले जाया गया था और हमारा फोटोशूट हुआ था। लाइक एक ग्रुप को पूरा बैठा थे, मेरा पूरा ग्रुप था चेस्ट नंबर 1 to 8, तो चेस्ट नंबर 1 to 8 का कंप्लीट फोटोशूट कराया। फिर 8 to 16 इस तरीके से पूरे ग्रुप थे, तो सबका अपना अपना फोटोशूट कराया था। हमने इंडिविजुअल के लिए भी बोला था, बट सर ने बोल दिया था कि ये ग्रुप फ़ोटो ही है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। और जिसको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवाने थे, अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने भी अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए थे। उसके बाद फिर हम सभी लोग वापस से आए। फिर सर ने हमें फिर से नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बताया और कहा कि अब सभी लोग आप डिनर के लिए जा सकते हैं और डिनर करके आप सभी लोग अंदर चले जाएं। उसके बाद सर ने फिर शाम को डिनर के बाद हमें बताया था कि चार्जेस होंगे 100 रुपये पर फ़ोटो, जिसको लेने हैं वो अपने सबमिट कर दो। और पासपोर्ट साइज़ के भी 100 रुपीज़ के 25 फ़ोटोज़ थे। सो इस तरह से सेकेंड डे कंप्लीट हुआ था और थर्ड डे के लिए स्केड्यूल बता दिया गया था। सो बेसिकली थर्ड डे में क्या हुआ था ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद फैक्ट्स विद प्रेरणा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, लाइक कुछ भी पूछना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आसपास स्टे कहाँ पे करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो in the end, goodbye and best of luck for all of you who have their SSBs in few next months. That's all for today. Bye bye.